तो लास्ट वाले लेक्चर में बेसिकली अपन ने देखा था 3 केसेस देखे थे। एक प्रेशर के टर्म में वेरिएशन, जब तीनों अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सब कुछ गैसियस है तब क्या होगा। फिर बाद में अपन ने देखा कि अगर ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज एब्सॉर्ब्ड बाय समवन एल्स या फिर टाइट्रेटेड बाय सम अदर टाइट्रेंट, तो उसकी वॉल्यूम दी गई है, तो उसके वॉल्यूम के टर्म्स में अगर अपन को क्वेश्चन करना है तो कैसे डिराइवेशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और फिर तीसरा किया N2O5 का भी, जिसमें वो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब हो रहा था वगैरह। नाउ नेक्स्ट केस है अपना हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार कहानी है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, बेसिकली सबसे पहली बात तो ईस्टर कैसा होता है अपन को पता है, CH3C डबल बॉन्ड O, सपोज CH3 लगा दिया, मतलब ये मिथाइल एसीटेट है अपने पास। मिथाइल एसीटेट के ऊपर मैंने H3O प्लस कर दिया और इसने बना दिया CH3COOH प्लस, ये बनाता है CH3OH। देखो ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ा है ना, ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में आता है, देखो ये है ना, मेनली तो वहीं पर पढ़ाया जाएगा, या फिर अल्कोहल में अपन पढ़ते हैं इसको, बराबर। सो नो प्रॉब्लम। अल्कोहल प्लस एसिड कर दिया तो एस्टर बन रहा है, बट इसका उल्टा यहाँ पर डिस्कस किया गया है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के ऊपर अगर मैंने क्या डाल दिया, एस्टर के ऊपर मैंने एसिडिक मीडियम में पानी डालिए, तो उसका बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और टूट करके अल्कोहल और एसिड बन रहा है। सो भाई ये ठीक है, बट व्हाट इज माय डेटा सेट। यहाँ पर डेटा सेट क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बट इन द डेटा सेट व्हाट इट इज देयर, इन डेटा सेट वॉल्यूम ऑफ NaOH इज गिवन। अरे बाप रे, ये क्या करेंगे, इसको लेके क्या करेंगे हम। NaOH is given which is used to neutralize acid produced। अच्छा, मतलब देखो आइडिया, कंसेप्ट कितना जबरदस्त है। जो एसिड तैयार हो रहा है ना इसमें, ये वाला एसिड देखो, ये वाला एसिड, ये जो एसिड तैयार हो रहा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH लगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसका वॉल्यूम दिया गया अपन को डेटा सेट में। सो सपोज मान लीजिए अपन को डेटा सेट में क्या क्या है, देखो सारी ऐसे कुछ चीजें हैं। वी नॉट होगा क्या, दिया है, VT दिया है, V इंफिनिटी दिया है। V नॉट का जरूरत है क्या, अपन को बता सकते हैं V नॉट की जरूरत है, नहीं है। कल वाले केस में अपन ने देखा है ना, पर फिर भी दिया है, अभी बताएंगे क्यों दिया होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड एट 0, मतलब 0 टाइम पे। अरे क्यों दिया होगा भाई, जैसे अपन ने कल वाले केस में किया था N2O5 का, N2O5 फॉर्म्स NO2 प्लस हाफ O2 बोला था, और ये O2 एब्सॉर्ब हो रहा था, तो इसलिए एट 0 टाइम तो ये कुछ नहीं बनेगा, एट T टाइम ये X बन रहा था, और एट इंफिनिटी टाइम ये A/2 बन रहा था, ये X/2 और A/2। तो X/2 और A/2 से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, V नॉट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी अपन को, राइट। बट इस बार तो V नॉट भी दिया हुआ है। कैन समवन गेस कि V नॉट की क्या जरूरत हो सकती है यहाँ पर। NaOH क्या कर रहा है, NaOH is absorbing the acid which is present in the solution। तो V नॉट पे कहां से NaOH क्या, कहां किसको एब्सॉर्ब कर लेगा भाई, ये किसको एब्सॉर्ब करता होगा। सोचना है। यह है मिथाइल एसीटेट,
ये है कौन, एसिटिक एसिड, जिसको वो NaOH कंज्यूम करने वाला है, और जितना एसिटिक एसिड बन गया उतना ज्यादा NaOH बनते जाएगा, रिएक्ट होते जाएगा, मतलब वॉल्यूम उसकी बढ़ती जाएगी। एज टाइम प्रोग्रेसेस वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड विल बी इंक्रीजिंग, और ये मीथेनॉल है, बराबर। सो भाई यहाँ पर देखो, इसका मैं IT इंफिनिटी 0T इंफिनिटी कर लेता हूं, तो यहाँ पर तो A, ये डैश, ये डैश, एट टाइम t हाउ मच इज रिमेनिंग, A माइनस एक्स इज रिमेनिंग, मतलब x गया, x गया, और एट इंफिनिटी क्या है, कुछ नहीं बचा है, मतलब A गया है, A गया है। भाई ये तो अब तो दाई हाथ का खेल हो गया हमारे, है ना, ये तो वो आराम से यूं ही कर लेंगे हम। सो V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्चुअली V नॉट लग रहा है, इसलिए अब तक किसी ने नहीं बताया मुझे। अरे आप देख रहे हो यहाँ पर मीडियम क्या है, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एसिड है, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, ये एसिडिक मीडियम में ही हो रहा है ये चीज, यू अंडरस्टैंड, एसिडिक मीडियम में ही हो रहा है। भाई अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है, इसका मतलब उसको भी NaOH न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, समझ में आया। इसलिए इवन एट द जीरो टाइम अगर आपने NaOH डाल दिया तो वो सीधा सीधा, भले आपका एसिड कुछ भी नहीं बना है, फिर भी वो इस एसिड जो मीडियम में, जो सॉल्वेंट में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, वट एवर आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैटालिस्ट, ये H3O प्लस में क्या मान रहा हूँ, एज अ कैटालिस्ट मान रहा हूँ सपोज, तो उसको जो न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाएगा वो NC, क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटालिस्ट और एज अ मीडियम फ्रॉम द मीडियम, जो है ना वो वाला, समझा। ये वाई V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NC, है ना, एक फिक्स नंबर है ये वैरी नहीं होने वाला है कभी, ठीक है, वो फिक्स नंबर है, उसको एज इट इज पकड़ेंगे, इट इज फिक्स्ड, NC इज फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड वैल्यू थ्रू आउट द रिएक्शन, वो एक फिक्स वैल्यू लेना है थ्रू आउट द रिएक्शन, ये एक फिक्स्ड वैल्यू लेना है। अच्छा VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एट टाइम t कुछ एसिड बना होगा ना, तो वो बना हुआ एसिड प्लस मीडियम के NC, है ना, तो NC प्लस X करना है यहाँ पर। अरे वाह, ये तो मजा आ गया सर, कुछ तो नया पढ़ रहे हैं ना। VT क्या रहेगा, NC प्लस X रहेगा, किसके, एसिड के, इससे कोई लेना देना नहीं अपन को, ये इधर कितना है इधर कितना है, कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि बस एसिड को खाने वाला है वो, कौन सा एसिड, या तो ये एसिटिक एसिड या फिर मीडियम वाला एसिड, इसलिए एसिटिक एसिड के मोल्स X प्लस मीडियम के NC, ओके। एंड V इंफिनिटी क्या बनेगा फिर इसके हिसाब से, कैन समवन टेल मी, NC प्लस क्या लिखना चाहिए मुझे, A, वेरी गुड, NC प्लस A, ये वाले A, ठीक है ना, ये वाला A, वेरी गुड। तो अब इसको मैं मैनेज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, A अपॉन A माइनस एक्स के फॉर्म में उसको लिखना है। कैसे लिखूंगा, अब शुड आई राइट, A लाने के लिए मैं क्या करूंगा, A लाने के लिए मैं क्या करूंगा, V infinity minus, yes, there are good suggestions now, V infinity minus V no, ठीक है ना, एंड V इंफिनिटी माइनस VT क्या आएगा, A माइनस X आएगा कि नहीं, आया कि नहीं, बस भाई तो हो गया काम तमाम, हो गया काम तमाम, दैट इज हेंस K, मैं लिख सकता हूं देखो अभी, हेंस K for such reaction is 2.303 divided by T log of V infinity minus V naught divided by V infinity minus VT। सर क्या मैं इसको रट सकता हूं, हाँ भाई, फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ एस्टर, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, और वॉल्यूम कौन सी, वॉल्यूम ऑफ NaOH की वॉल्यूम, मतलब NaOH का अगर वॉल्यूम दे दिया गया है
तब आप ये फॉर्मूला उसको लगा सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, फाइन, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट केस करना है अपन को। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किया ना, अब करते देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ये क्या होता है भाई? तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड तो नहीं मिलता है ना, तो ऑब्वियसली इसका टाइट्रेशन तो नहीं होता होगा। बट सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस में क्या मिलता है अपन को, मैंने आपको बताया भी है। इसको ही क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज का ही दूसरा कुछ नाम आपको याद आ रहा है? मैंने बताया भी था पहले भी। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट। क्या है भाई? इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं इसको, वो भी देख लेते हैं अभी। सी क्या होता है भाई? C12H22O11, ये होता है ना हमारा सुक्रोज, बराबर कि नहीं? ये है हमारा सुक्रोज। इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, जो कि अच्छा ये एक स्पेशल एग्जांपल था। अभी जो किया ना, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किया अपन ने, या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज कर रही है। बोथ आर द रिएक्शंस व्हिच वी सॉ बिफोर अंडर द टाइटल ऑफ व्हाट। ये दोनों रिएक्शन किसके लिए जाने जाते हैं बताओ? हाँ, pseudo first order reaction, yes, they form, both are pseudo first order reaction। C6H12O6। अरे फॉर्मूला तो सेम है सर, फिर बदल क्या है बेटा? इसको ग्लूकोज बोलते हैं और इसको फ्रक्टोज बोलते हैं, ठीक है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। अच्छा भाई ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। अब देखना यहां पर जो सुक्रोज है ना, एक्चुअली द सुक्रोज इज अ डी शुगर। अब ये डी और एल क्या पता होता है? जैसे क्या होता है पता है कि ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंट करता है ये। अगर मैं इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट डाल दूं, सुक्रोज के सॉल्यूशन पे जब प्लेन पोलराइज लाइट गई, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट द पीपीएल वाज रोटेटेड टुवर्ड्स राइट साइड, इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी। बट आपको पता है प्योर ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन रहता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है, बट प्योर फ्रक्टोज का जो रहता है वो लिवो रोटेटरी रहता है। एंड दिस होल मिक्सचर which is obtained from the hydrolysis of sucrose is Leo. Mixture is Leo rotatory। अच्छा भाई, जो पहले सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, वो फाइनली जब मिक्सचर में देखा जा रहा है तो वो लियो रोटेटरी है। भले ग्लूकोज थोड़ा सा डी है, बट लियो का मतलब ज्यादा है, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, फ्रक्टोज ज्यादा नहीं बना है, उसका रोटेशन ज्यादा बना है, क्वांटिटी में ज्यादा नहीं है, उसका रोटेशन करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, ठीक है ना? सो ओवरऑल एल बन गया। सो जो पहले ऑप्टिकल रोटेशन राइट में हो रहा था वो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस लिवो में हो रहा है। दैट इज वाई इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर अपन बोल सकते हैं इन आवर सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ठीक है ना? तो भाई इतना तो काफी है समझने के लिए। अब हमको क्या दिया जा रहा है फिर सर? डेटा सेट क्या है हमारा बताओ बेटा? वही तो, इसीलिए तो मैंने ये बात को छेड़ दिया, ठीक है ना? यहाँ पर टाइट्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं दिए जा रहे किसके। तो सर दिया क्या जा रहा है? वॉल्यूम नहीं, प्रेशर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो दिया क्या जा रहा है भाई? ऑप्टिकल रोटेशन दिया जा रहा है। अरे बाप रे बाप, जबरदस्त। मतलब देखो ना, व्हाट अ लेवल ऑफ, मतलब इसका क्वेश्चन का लेवल कैसे बनते जा रहा है धीरे धीरे। By observing optical rotations change in the rotations, we will discuss that what is the rate of this reaction, we will discuss that what is the rate constant of this reaction। इसको बोलते हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना? देखो कितना मदद कर रहा है ये, आप सोच सकते हैं ये क्या क्या मदद कर रहा है आपको।
सो बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। वी टी इन्फिनिटी तो अपन सॉरी जीरो टी इन्फिनिटी तो बहुत आसानी इसका करना, ठीक है। पर इसका डेरिवेशन है, आई डोंट थिंक कि डेरिवेशन आपको काम आएगा। मैंने पिछली बैच में पढ़ाया था, लास्ट ईयर के जेई के एडवांस के बैच में पढ़ाया था, बट मे बी बाद में कभी समय मिला तो करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि अभी जरूरत है उसका इतना। इट्स नॉट नीडेड फर्स्ट ऑफ ऑल, और अननेसेसरी उसमें समय डालने से कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको चाहिए, यू कैन आस्क मी लेटर, आई विल जस्ट शो इट यू एनी टाइम आफ्टर द क्लास, या फिर कहीं पर भी आप बाद में पूछ लो। अभी ज्यादा उतना समय नहीं है, पहले ही लेक्चर का टाइमिंग कम कर दिया भाई, इतने अभी पता नहीं सिलेबस कब खत्म होने वाला है अपना। सो इट टेक्स मच टाइम। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा आपको ऑप्टिकल रोटेशन का। वही सिंपल सी है, जीरो टी इन्फिनिटी करेंगे इसमें, तो एग्जैक्टली वो a माइनस एक्स आएगा वगैरह वगैरह। ऑप्टिकल रोटेशंस तीनों के डिस्कस किए जाएंगे इसमें, और फिर एक डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली मैं डेरिवेशन दे दूं, जैसे अभी अभी इसके लिए डेरिवेशन आया था, देखो इसके और इसमें इसके बीच में बहुत सिमिलैरिटी है। वी नॉट माइनस वी, सॉरी वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी आया था ना, वैसे ही द ऑप्टिकल रोटेशन चेंज जब दिया जाएगा आपको, कौन से वैल्यूज दिए जा रहे हैं, डेटा सेट हैज फॉलोइंग वैल्यूज, आर नॉट रोटेशन एट जीरो टाइम, आर टी एंड आर इन्फिनिटी दिया हुआ है। ऐसे केस में जब ये सारे वैल्यूज दिए जाते हैं आपको इन योर डेटा सेट, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ r इन्फिनिटी माइनस r नॉट। अरे ये तो सर सिमिलर है, पिछले वाले के साथ सिमिलर है, बस हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर में वी नॉट वी इन्फिनिटी वी टी दिया जा रहा था, इसमें आर नॉट आर टी और आर इन्फिनिटी दिया जा रहा है, रोटेशंस के नंबर, बस वो डाल के आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर? ये जो एक पॉइंट बता देते हैं बस, ये जो ऑब्जर्व रहता है ना, आर ऑब्जर्व रहता है, रोटेशन ऑब्जर्व जो रहता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एल इंटू सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन। ये ऐसा अल्फा यहां पर रहेगा आपका टी, और यहां पर नीचे रहेगा, अरे आ रहा है कि नहीं, टी, और यहां पर नीचे रहेगा बी, ठीक है ना। सो ये क्या क्या होता है भाई, ये क्या है एग्जैक्टली, these are nothing but the length of the, जो आप जिसमें पोलैरिमीटर रहता है, जिसमें अपन रोटेशन डिस्कस करते हैं। हाँ आइसोमेरिज्म में दिया था ये फॉर्मूला बराबर, तो फिर इसका भी कोई दिक्कत नहीं था, मतलब देने का जरूरत नहीं था। स्पेसिफिक रोटेशन रहता है ये वाला अल्फा, ठीक है ना, स्पेसिफिक रोटेशन रहता है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें आर ऑब्जर्व मिल जाता है आपको, और इससे ये आर 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 नॉट ये वो सब कुछ लिया हुआ है। हाँ सोडियम लाइट का, यस, सेकेंड लाइन ऑफ दैट सोडियम, वो सब देता है। चलो ये बात करते बाद में इसकी, ठीक है। इसके ऊपर मैं बस ये फॉर्मूला दिया था, दे रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, कभी सपोज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, तो ये सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, है ना। और फॉर्मूला डिफिकल्ट भी नहीं याद रखना उतना। चलें आगे चलते हैं। तो इनके ऊपर कुछ काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, उनको फेस करना आना चाहिए आपको, कोई डिफिकल्टी नहीं है एक्चुअली वैसे तो इसमें। कुछ तो डिफरेंट टाइप के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, राइट। ये तो मैंने सब नॉर्मल वैरायटी बता दी। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जिसमें थोड़ा कुछ तो एक मतलब अलग टाइप का आइडिया लगाना है उसमें, ठीक है। इट विल इट्स कंसेप्ट विल बी रूटेड टू द बेसिक थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न टिल नाउ, बट एक्स्ट्रापोलेशन भी रहेगा। तो ऐसे वाले थोड़ा वैरायटी के क्वेश्चन एक दो चार करके फिर अपन कोलिजन थ्योरी पे जाएंगे, क्योंकि अपने पास अभी समय है। आज मुझे कोलिजन थ्योरी तक पढ़ा है, तो एक 15-20 मिनट उसको करते हैं और फिर कोलिजन थ्योरी करेंगे और फिर खत्म हो जाएगा अपना इसका। चलिए तो क्वेश्चन,
उसमें से पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, नोट करके सॉल्व करो। कंसिडर फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, A फॉर्म्स B एंड C फॉर्म्स D, मतलब दो रिएक्शन है भाई फर्स्ट ऑर्डर के। इफ द रेट ऑफ द रेशियो ऑफ, आपको क्या पूछ रहा है देखो तो, K1 by K2, मतलब ये पहले वाले का रेट कांस्टेंट K1 रहेगा, दूसरे वाले का रेट कांस्टेंट K2 रहेगा, है ना। तो रेट रेशियो ऑफ K1 by K2 if only 25% of A have been reacted whereas 50% of C has been जो भी है भाई reacted, ठीक है ना। कैलकुलेट दिस रेशियो, ठीक है ना, K1 by K2 निकालना है आपको। क्या रह सकता है, सोचना है, दिमाग चलाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ट्वेंटी 25% रिएक्टेड, मतलब उतना कंज्यूम हो गया, तो बचा हुआ 75% रहेगा, ध्यान से रखना। और दूसरे वाले का 50-50% हो रहा है। दोनों जब पहले वाले का 25% गया तो उसी समय पे दूसरे वाले का 50 गया था तब तक, इसका मतलब दोनों का समय भी सेम है भाई। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑफ दोज ट्रांसैक्शंस जो है वो सेम है। कुछ समझ में आ रहा है, हो सकता है ना ये आपसे बन पाएगा, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन बट नया वैरायटी। चलो करते हैं, करो करो जल्दी करो। ओके, बहुत सारे लोगों के आंसर आए, करेक्ट आए हैं, कुछ लोगों के गलत भी है वैसे। सिंपल क्वेश्चन था भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जो क्या करना था, सबसे पहला दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, तो पहले का K1 क्या रहेगा। अच्छा पहले ये बताओ, और A टू B के लिए, A टू B के लिए A0 मैं 100 लेता हूं। इफ A0 इज 100 देन AT कितना है, जस्ट टेल मी द सिंपल थिंग्स, ठीक है ना। A टू B जा रहा है, A0 100 है तो AT कितना, यस 75% है, 75 बचा। एंड फॉर C टू D इफ उसका A0 100 है तो उसका AT कितना है, उसका AT भाई 50 है, बस इसको ही लगाना है ना भाई। तो इसका K1 2.303 डिवाइडेड बाई T है ना। टाइम कितना हुआ पता नहीं, बट दोनों का टाइम सेम है क्योंकि उसी समय पे दोनों ऐसा हो रहे थे। तो भाई ये हो जाएगा 100/75 एंड K2 हो जाएगा, यहाँ नीचे लिखूं क्या, K2 हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ 100/50 हो जाएगा। तो डिवाइड ना, डिवाइड 1 and 2, इसको मैं 1 बोला,
इसको 2 बोला, तो बस सिंपल है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देने का। ठीक है, तो k1 बाय k2 इज इक्वल टू, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी ये सब कैंसिल हो जाएगा। लॉग वाले 2 वैल्यूज है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है ना। पहले वाला क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वो क्या है भाई, 4/3 है, और ये 2 है, log 2, 4/3 और log 2 है। उनका ही डिवीजन है ना, बस उनका ही डिवीजन है ना। यहाँ पर लिखता हूँ log 4/3 अपॉन log 2। भाई इसके वैल्यूज क्या है, log 4 माइनस log 3, log 4 होता है 0.6 माइनस 0.48, 0.6 माइनस 0.48 कितना, 0.12 डिवाइडेड बाय 0.3, कितना हो रहा है भाई, ये 0.4 हो रहा है कि नहीं, 0.4 हो रहा है कि नहीं। यस सर नो, जिनका गलत हो गया सर पटक दो टेबल पे, सामने जो नोटबुक रखा है, टेबल रखा है, मोबाइल रखा है, उसके ऊपर सर पटक दो। ये भी गलत कर दिया आपने तो। जिनका आया वो खुशियां मनाओ। चले आगे, क्वेश्चन सिंपल है, बस करना था। तो ऐसे कुछ भी क्रिएटिविटी रहती है। देखो आप ये नहीं बोल सकती नहीं 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 हमारे सर ने ये तो कराया नहीं। अरे भाई तुमको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिया, अब बिल्डिंग तुमको ही बनानी होती है, यही तो एंट्रेंस होता है। अगर एंट्रेंस में हर एक टाइप का वैरायटी पढ़ा देंगे तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, टॉपिक भी खत्म नहीं होगा। गॉट इट? तो मैं तो बस अपने तरीके से करा रहा हूँ आपको, बाकी सब आपको करना होता है। और एक क्वेश्चन देते हैं, SO2Cl2 फॉर्म्स SO2 plus Cl2, ठीक है, इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो with K is equal to 2.2 into 10 to the power minus 5 per second। ओके, अब दिया है क्वेश्चन, क्या पूछा पता है, परसेंटेज ऑफ SO2Cl2, कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 डीकम्पोज ऑन हीटिंग फॉर 50 मिनट्स। सिंपल ही है, बस आप आंसर करने का तरीका अलग होगा आपको इसका, तो करने आता है कि नहीं, ऐसे ही। दिस इज कॉल्ड एज जेई, दिस इज कॉल्ड एज एडवांस, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ही वैरायटी कर देते हैं। आपको आंसर करने आता है कि नहीं, जो भाषा में वो पूछ रहे वो करने आता है कि नहीं, चेक कर रहे बस। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ SO2 डिकम्पोज ऑन हीटिंग फॉर 50 मिनट, मतलब 50 मिनट तक ये रिएक्शन कंटिन्यू होते जा रहा है, तो भी SO2 का परसेंटेज क्या होगा, बिगिनिंग के कंपैरिजन में कितना गया, इसी को बोलेंगे ना परसेंटेज। अभी कितना बचा है डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था, इंटू 100, है ना, 80 अपॉन A0 इंटू 100। अब भाई इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं, करो आप लोग। यहाँ पर एक मैं चीज आपको लगेगा वो लिख के देता हूं। चलो मैं करा लेता हूं। देखो भाई यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SOCl2 जा रहा है, हाँ राइट। सो K 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम t, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, लॉग ऑफ A0 बाई 80 या फिर A अपॉन A माइनस एक्स, इधर A0 बाई 80 लिखो या फिर A अपॉन A माइनस एक्स लिखो। तो K तो दिया है भाई 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, बट ध्यान रखिएगा पर सेकेंड लिखा है, ध्यान ये रखना है कि पर सेकेंड लिखा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो अभी 2.303 के बाद जो टाइम आएगा वो 50 मिनट, 50 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ लोगों ने नहीं किया है। लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, ये तो निकालना है भाई मेरे को, A अपॉन A माइनस एक्स जो है ये तो निकालना है।
ये ऐसा क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है भाई, फाइनल जो निकालना था वो देखो कि द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या बोला है, डीकम्पोज्ड, द परसेंटेज ऑफ एसोसिएटेड टू डीकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, कितना गया है वो निकालना है, रिमेनिंग भी नहीं। इसका मतलब व्हाट वी नीड टू फाइंड वो क्लियर रहो पहले, राइट, वी नीड टू फाइंड हियर व्हाट, हाँ एक्स फाइंड करना है, एक्स, एंड देन क्या करो, एक्स बाय ए इंटू 100 करो, तब आएगा परसेंटेज अमाउंट डीकम्पोज्ड, बराबर कि नहीं, एक्स बाय इंटू 100 करो, जबरदस्त भाई। ये अगर क्लियर है तो आप मतलब क्वेश्चन समझ गए, आपको बस हो गया, अभी तो बस कैलकुलेशन बची हुई रहेगी आपकी, ठीक है। सो ये आ गया, फिर लॉग की टर्म इधर हटा देता हूं मैं, लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये जो मैंने नंबर दिया है ना आपको एंटीलॉग लेने के लिए, वो उसी के कारण दिया है, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो मिलता है वो यही मिलता है, 3 इंटू 10⁻⁻2 मिलता है, ठीक है। और जब इसका मैं एंटीलॉग लूंगा तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ए अपॉन ए माइनस एक्स का जो रेशो है ना वो दिखेगा आपको, वो ऊपर वाला जो लिखा है मैंने 1.07 दिखेगा आपको, इसलिए तो वो नंबर दे दिया है आप कैलकुलेट करके, ठीक है। सो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई, 1.07 ए इज इक्वल टू 1.07, एक मिनट, नहीं ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.07 ए माइनस 1.07 एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो भाई उसको उधर लेके जाते, इधर इसको ला लेते हैं, तो 1.07 इधर आके माइनस हो गया, और उधर जा करके क्या हो गया, वो में से 1 माइनस हो गया, तो 0.07 ए इज इक्वल टू 1.07 एक्स। तो फाइनली एक्स बाय ए क्या आ रहा है मेरा, मुझे तो वही चाहिए ना, एक्स बाय इंटू 100, तो एक्स बाय ए क्या आ रहा है, 0.07 अपॉन 1.07, बराबर। तो परसेंटेज SO2Cl2 डीकम्पोज्ड क्या रहेगा पता है, 0.07 अपॉन 1.07 इंटू 100, समझा, 0.07 इंटू 1.07 इंटू 100, तो दैट परसेंटेज ऑफ SO2Cl2, SO2Cl है ना यहाँ पर, Cl2 नहीं है, ये है, हाँ Cl2 है, यहाँ पर क्या लिखा था, बराबर है, सल्फ्यूरिल लिखिए, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो वही आ जाएगा भाई, क्या, फिर से एक बार लिख रहा हूँ, 0.07 अपॉन 1.07 इंटू 100, यही आया था आपका भी, अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ रहा है, 6.5% अप्रोक्सीमेटली आता है, 6.5% आता है, करके देखो। नहीं यहाँ पर वो दिया ही नहीं ना, आपको ही खुद को डिसाइड करना है वो चीज, इसलिए ये तरीका बेटर रहेगा, मैं जो बता रहा हूँ वो, दिस इज बेटर वन। अगर ए नॉट अगर आप 100 मान लेंगे तो एक्स जो आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आएगा, ए के जगह अगर आप 100 पहले से ही रख रहे हैं तो जो भी आएगा वो परसेंटेज, डायरेक्टली परसेंटेज के 6.5 आंसर आने वाला है आपका फिर तो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का करते हैं क्या, बाकी क्वेश्चन है मेरे पास बहुत बड़े है वो चीज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाता हूं मैं, टाइप ऑफ एडवांस क्वेश्चन है, तो भी देखते हैं क्या होता है। यहीं पर करता हूँ, देखो इन्वर्जन, क्वेश्चन क्या है देखो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, inversion of cane sugar proceeds
proceeds with half life of, कितना है ऑफ लाइफ इसका, 250 मिनट। अब आपको पता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एट इतने मिनट्स लगे एट पीएच, तब उसके लिए पीएच हमने मेंटेन किया था 4 फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। मतलब शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर ये इतना चाहिए मुझे। हावेवर और क्या हुआ देखो, इफ pH इज 5, ठीक है ना, अगर pH पास रख रहा हूं मैं उसका, इफ pH इज 5, हाफ लाइफ, तब उसका हाफ लाइफ चेंजेस टू, तो कितना हो रहा है देखो 25 मिनट। मतलब pH अगर बढ़ा दे रहा हूं तो ये सीधा क्या हो रहा है, 25 मिनट में ही खत्म हो जा रहा है ये रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द इन्वर्जन ऑफ शुगर इज, आपको क्या पूछा जा रहा है, द क्या है पूछा जा रहा है, देखो भाई कैसा करेंगे, सोचना है, जो आपको पढ़ाया है हाफ लाइफ टाइम, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम भी बताया आपको, और यहाँ पर दोनों हाफ लाइफ टाइम ही दिए विद रिस्पेक्ट टू पीएच, 2 हाफ लाइफ टाइम्स दिए हुए हैं, तो सोचो उसके ऊपर क्या होता है। नोट करने वाला पॉइंट ये कि भाई एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, मतलब शुगर के कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने से रेट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सो दैट्स इंडिपेंडेंट, शुगर कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट, बस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने से आप लाइफ भी बदल रहा है, रेट भी बदल रही है। चलो भाई मैं इसका आंसर बताता हूं, एक्चुअली आपको आंसर पता है क्योंकि अपन जो अब तक करते हैं ना, अब तक अपन कर लिए थे क्या कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज एग्जांपल ऑफ स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मतलब वहां पर जो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है या फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है या फिर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन, इट विल नॉट अफेक्ट ऑन द रिएक्शन। फाइनल आंसर क्या रहने वाला है उसमें, वन ऑर्डर आने वाली है आपकी। तो कैसे होगा, सबसे पहली बात तो आपको देखो मैंने ये पढ़ाया हुआ है क्या, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, या फिर फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, concentration of A to the power 1 minus n, ये तो पढ़ाई कि नहीं अपन ने, A नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 minus n। हाँ बस इसको यूज करना था आपको। कैसे यूज करेंगे देखो, फॉर फर्स्ट टाइम व्हेन pH is 4, H plus ion concentration 10 to the power minus 4। अब देखो हाँ ये जो है फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर बोला है ना, तो हाफ लाइफ टाइम शुगर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, हाफ लाइफ टाइम शुगर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, बट इसमें एक ही थोड़ी रिएक्टेंट है भाई, एक ही थोड़ी ना है, बट डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, एंड दैट इज वाई यहां पर इस A नॉट की जगह मैं H प्लस रखते जाऊंगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट कर रहा है ना, 2 रिएक्टेंट में से एक है वो जो वेरी कर रहा है, उसको रखो उसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन द फर्स्ट इक्वेशन आई कैन राइट इट लाइक दिस, टी हाफ, पहला टी हाफ जो है वो है 250 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 to the power minus 4
टू द पावर 1 माइनस एन। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। 250 इंटू 10 टू द पावर -4 जो कि H प्लस है, देखो कॉन्सेंट्रेशन जो वैरी होने वाला था वो, इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस एन, ये 1 माइनस एन कर दिया। ऐसा पहला इक्वेशन। ऐसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, व्हेन pH is equal to 5, again same thing, T half which is nothing but how much, यही करूंगा मैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर कितना T हाफ बना था, 25 बन गया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 टू द पावर -5 टू द पावर 1 माइनस एन, इसको बोला 2, ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, इक्वेशन divided by 2, तो 250 divided by 25 is equal to 10 to the power -4 by 10 to the power -5 to the power 1 minus n। भाई क्या हो रहा है, बहुत सिंपल हो गया ये तो। क्या है ये, 10 10 to the power 1 minus n, yes or no, yes or no। तो how much is 1 minus n, hence 1 minus n is equal to 1। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, दैट इज n इज इक्वल टू 0 है। यहीं से प्रूव हो गया दैट इवन इफ pH इज चेंजिंग द रेट विल नॉट गेट अफेक्टेड। pH चेंज होने से रेट अफेक्ट नहीं होगा, हाफ लाइफ अफेक्ट हो रहा है बट वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं अफेक्ट हो रहा है, और इसलिए H का पावर, ठीक है ना, H का पावर क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। हेंस ये स्यूडो यूनिमॉलिकुलर हो सकता है, हेंस ये क्या हो जाएगा, n का तो पावर 0 है, रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है ना, शुगर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। बट H प्लस की पावर 0 रहेगी, शुगर की पावर 1 लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। H प्लस का पावर 0 रहेगा, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 रहेगा। ये वाला रेट एक्सप्रेशन लिखना था भाई आपको, क्लियर। रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ ऐसा रहेगा, ठीक है। यही एक्सपेक्ट था, बस इतना ही एक्सपेक्टेड था, वो जरूरत नहीं है, के नहीं निकालना है आपको इसमें, ये डायरेक्ट ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा आपको, ये एक एमसीक्यू टाइप में मिलता है आपको, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ फटाफट, देखते हैं आपकी क्रिएटिविटी, इसको समय लगेगा, सोचना पड़ेगा आपको अच्छे से, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। और मुझे कोलिजन ये अपना भी करना है ना, क्या बोलते हो, कोलिजन थ्योरी वाला थोड़ा सा पोर्शन है, वो करने वाला हूँ मैं आज, इसलिए ये होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोचो इस क्वेश्चन के ऊपर ना अच्छे से, देखने का नहीं इधर उधर, कहीं सर्च मत मारो, पहले बता रहा हूँ मैं, पता नहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको बट क्या करें। तो टू सब्सटेंसेस, नहीं तो क्या है आजकल, बस कुछ भी हुआ तो बस गूगल बाबा की सहायता ले लेते हैं। X and Y are present such that, ये होमवर्क रहेगा आपका, सच दैट X इनिशियली कैसा है देखो, X नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स Y नॉट, मतलब इनिशियली X की कॉन्सेंट्रेशन Y के डबल है, एंड हाफ लाइफ ऑफ इज 6 मिनट। मस्त क्वेश्चन है एकदम, मजा आएगा आपको जब हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो मजा आएगा कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है ना। दैट ऑफ y इज, y का कितना है भाई, 18 मिनट है, ठीक है ना। इफ दे स्टार्ट decaying at same time,
मतलब एक साथ दोनों को डीके शुरू हो गया, ठीक है ना, विथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब दोनों का काइनेटिक्स भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। दोनों भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से डीके होते रहेंगे। हाउ मच टाइम लेटर, कितने समय के बाद विल concentrations of both will be same। मस्त क्वेश्चन है, कितने समय के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। देखते हो भाई कैसे करते हैं आप लोग इसको। ट्राई करना है, फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों का हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ, एक्स का भी वाई का भी। मतलब एक्स भी डिकम्पोज होते जा रहा है, वाई भी डिकम्पोज होते जा रहे हैं आपको, तो कुछ तो एक नया सीखना है आपको। चलो भाई आगे चलते हैं। किया, नोट कर दिया, हो गया क्वेश्चन, नोट किया। नाउ क्यू द हेडिंग, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बेसिकली इसमें क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट डू यू थिंक? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बचपन से पढ़ते आए भाई, इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है हमने तो ये। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है भाई? अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो व्हाट विल हैपन इज दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, अगर गैसियस स्टेट रिएक्शन चल रही है सारी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो बढ़ गई, जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर कोलिजन बढ़ गया ना उनका। सो ए और बी रिएक्टेंट है, दो गैसियस रिएक्टेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा कोलाइड होंगे तो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है उसका, number of effective collisions are increased. Number of effective collisions will be increased. That is why on increasing the temperature, rate of reaction will increase. ठीक है। सो जब अपन इसमें दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, एक रहेगा कि बस कोलिजन हो गए तो रेट रिएक्शन नहीं बढ़ता है, बट कोलिजन में दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों फैक्टर कवर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट या फिर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? दो फैक्टर्स हैं। तो पहला इसमें कौन सा? एनर्जी फैक्टर। ये समझने में आसान है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसे। जैसे अपन ने किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि हर एक मेटल का क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है ना, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है कि नहीं है। वैसे हर एक मॉलिक्यूल का भी थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। जब तक उस मॉलिक्यूल को वो एनर्जी नहीं मिलती है तब तक वो रेडी नहीं होता है, किसके लिए? कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में। till that time it will not be ready to get converted to the product, so it's a minimum amount of energy required for the molecule to start getting converted into the product. So let's write energy factor पहला है, कोलिजन शुड possess, कोलिजन में उतनी एनर्जी तैयार हो जानी चाहिए तभी वो हो जाएगा। कोलिजन should possess minimum amount of energy उतनी minimum amount of energy to convert
the reactant into product. रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंड इज कॉल्ड एज, वो जो एनर्जी रहती है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ठीक है भाई, ये एक फैक्टर हो गया। सर दूसरा फैक्टर क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर। मतलब क्या, किसी भी, ऐसा नहीं है कि भी कोई भी डायरेक्शन से कोलिजन हो गया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे अपन ने लॉक एंड की अरेंजमेंट वगैरह देखा है ना, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं वैसे। सो कोई भी रिएक्शन में भी, जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, देखो फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक, है ना। हाँ, कैटालिस्ट में वो पढ़ा, और ऑर्गेनिक में भी पढ़ा ना, SN1 SN2 में मैंने ही पढ़ा आपको क्या, कि भाई उसमें फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक बहुत क्रूशियल होता है। रीजन मैकेनिज्म में अपन ने देखा है ना, SN1 SN2 बाहुबली और गदर रिएक्शन। तो उसमें सिंगल स्टेप में अगर होना है तो बैक साइड अटैक, पीछे से ही अटैक हो जाएगा, पता ही नहीं चला कब अटैक हो गया और पुलिया बदल गया। या फिर अपना जो SN1 है उसमें पहले कार्बोकेटाइन बनता है और बोथ साइड अटैक करते हैं। सो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन फैक्टर इज वेरी नेसेसरी। ठीक है ना, तो कोई भी डायरेक्शन से अटैक हुआ तो फिर वो कन्वर्जन होगा ऐसा नहीं है। सपोज मान लीजिए आप क्या है, आपका दोस्त बैठा है आपके बाजू में, आप मजाक मजाक में क्या है करते हैं, दोस्त की पीठ पर ऐसा काप बोल करके लगाते हैं ना, ऐसा हाथ लगा देते हैं पीठ के ऊपर उसके, वो बोलते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। सो दैट जेस्चर इज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। क्या भाई क्या चल रहा है, मार दिया पीठ पर। वही अगर तुमने जाकर के गाल पे लगा दिया, क्या भाई क्या चल रहा है इसका रिएक्शन एकदम अपोजिट हो जाएगा ना। सो ओरिएंटेशन डिपेंड्स, है ना, वेयर द कोलिजन इज हैपनिंग उसका रिएक्शन क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, बराबर कि नहीं। सो ओरिएंटेशन फैक्टर, अनदर फैक्टर इज ओरिएंटेशन फैक्टर, जहां पर आप लगा सकते हैं। देखो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे अरेंजियस थ्योरी में, कैरम का थ्योरी है, ठीक है, कैरम बोर्ड जो जो खेला उसको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी तो बस ये लिख लेते हैं, द मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द कोलिजन should possess proper orientation। ठीक है ना, पहली बात तो मॉलिक्यूल होने चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर तो डिपेंड करता ही है कि मॉलिक्यूल होने चाहिए। जब मॉलिक्यूल है मेरे पास तो उसकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर बोल लीजिए कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी से आगे होनी चाहिए, कोलिजन में उतनी एनर्जी क्रिएट हुआ रहना चाहिए, प्लस उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर चाहिए, तब भी जाकर के आपका मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। सो एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, इस ओरिएंटेशन फैक्टर भी स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, देखो ठीक है ना, स्टेरिक फैक्टर, इसको वही वो भी बोला जा सकता है। नोट कर लिया यहां तक। हम्म, अब देखिएगा, सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, ये दो फैक्टर्स अगर पॉसिबल हैं, मतलब ये दो फैक्टर्स अगर फुलफिल हो रहे हैं, तो उसमें क्या क्या देखने मिलेगा आपको, वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं अभी। दिस इज द रिएक्शन, यहां पर जो रहता है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये जो है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ निकाल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा दिख रहा है और प्रोडक्ट कम दिख रहा है, मतलब ओवरऑल एनर्जी घट गया है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक हो गया है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। एंड ये वो एनर्जी है जो हाईएस्ट पॉइंट आपको पीक अचीव करना है फॉर दैट रिएक्शन टू कैरी आउट, ठीक है ना। ना तो रिएक्टेंट की उतनी एनर्जी होती है ना तो प्रोडक्ट की, बट बीच में एनर्जी का प्रोफाइल उतने हाई जाना चाहिए आपका, ताकि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए राजी हो जाए। एक बार बॉन्ड्स उसके टूट गए तो फिर नए बॉन्ड बना के वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके फिर से, बॉन्ड बनना मतलब एक्सोथर्मिक होता है ना, फिर से वो एनर्जी अपनी डाउन करके कहीं पर तो रख देगा। सो दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ETH का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल पार्ट्स, छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है भाई। ये ग्राफ निकाला है आपने? चलो अभी इसके कुछ डिटेल्स भर देता हूं। देखो मैं अभी, अगर मुझे ये लिखना है व्हाट इज एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, EF क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो मन लगा के पढ़ने वाले के लिए ना ये बहुत जबरदस्त चल रहा है। मैं बोल रहा हूं आपको, आपका कुछ समय नहीं जा रहा है भाई, वेस्ट भी नहीं हो रहा, घर बैठे बैठे मस्त पढ़ रहे सब कुछ। जिसको से पढ़ने की आदत है ना वो तो बहुत मजा कर रहा है। और मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग सीरियस स्टडी में लग चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, डाउट्स भी पूछ रहे हैं, बस खामो किसी के साथ मेहनत कर रहे हैं बस। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो टोटल ETH है माइनस क्या करना पड़ेगा बताओ? रिएक्टेंट की एनर्जी करनी पड़ेगी, बराबर। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज व्हाट? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज व्हाट? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। या फिर मेरे पास ऐसा बोल सकता हूं मैं, एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। दैट ऑल्सो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है जेई में। सर ये क्या रहेगा? अभी प्रोडक्ट रहेगा। सिंपल चीजें चल रही है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है फिर? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्ट रिएक्शन। तो भाई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या होता है? EP माइनस ER क्या होता है? ये तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। यही तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नेट हीट एक्सचेंज या फिर नेट एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्शन जो भी चेंज हुआ है, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। डेल्टा H एंथैल्पी, द कौन सी प्रॉपर्टी है भाई ये? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इट्स अ स्टेट फंक्शन जिसको अपन डेल्टा की फॉर्म में लगा सकते हैं। ओके, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? ETH कैंसिल, E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड। देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है। इसके ऊपर क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर आपको एक्टिवेशन फॉरवर्ड एक्टिवेशन बैकवर्ड दिया तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने आना चाहिए ना भाई। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड है कि बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड है? क्योंकि आंसर तो प्लस माइनस में दोनों में रह सकते हैं, राइट। सो इट इज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, प्लस आई माइनस आई कुछ मायने नहीं रखेगा यहां पर। इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ energy of product is greater than energy of reactant, energy of product is greater than energy of reactant, then क्या हो जाएगा? डेल्टा H will be positive, that is endothermic reaction, and if energy of product is lesser than energy of reactant, मतलब ये जो ग्राफ निकाला है मैंने, ये इसी का ग्राफ निकाला है ना, सेकेंड वाले टर्म्स का ग्राफ निकाला है, देन डेल्टा H will be नेगेटिव एक्सोथर्मिक। भाई दिखने में कितना सिंपल स्लाइड लग रहा है ना, जेई का 4 मार्क का क्वेश्चन आके गया इसके ऊपर। अब क्या बताऊं मैं, बताओ है? डन, ऑल राइट। इतना ही करना चाहता था, आज का लेक्चर का टारगेट था ये, कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे आपके बैच को ज्यादा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स दिए, नीट के बैच को और कम लिए थे मैंने,
बट आपके बैच में मोर न्यूमेरिकल के साथ भी अपन वहीं तक पहुंच पाए जहां तक वो पहुंची है मोस्टली। सो नेक्स्ट वीक में बस एक ही करना है अपन को, आज तो सैटरडे वैसे। नेक्स्ट वीक में अपन को सीधा सीधा क्या करना है, अरेनियस थ्योरी, जबरदस्त लास्ट वाला एक सेक्शन है जिसके ऊपर फेमस न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक। तो अरेनियस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। मोस्ट ऑफ द बोर्ड क्वेश्चंस आर आल्सो फाउंड फ्रॉम दिस सेक्शन। तो अरेनियस थ्योरी एक ही बचा है सेक्शन, तो नेक्स्ट लेक्चर में आराम से कवर हो जाएगा। और फिर अपना एक छोटा सा कैटलिस्ट के बारे में वगैरह थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थ्योरी पार्ट, फिर हो गया फिर ये टॉपिक तो कंप्लीट, ठीक है। फाइन, सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू ऑल।